तो बच्चों, पिछली क्लासेस के अंदर हमने लास्ट क्लास में अभी तक जो हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था, हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक बताया था आपको अबाउट द इधर देखो, हम लोग बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की? एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको लास्ट क्लास में बताया था। पहली बात तो आपको बताया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी में एक होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से अनडिजायरेबल वेस्ट को निकालना, वेस्ट को रिमूव आउट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। और दूसरा एक टर्म बताया था ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स बॉडी में पानी और आयंस का जो लेवल है उसको मौसम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करना, इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ये दोनों काम आपकी बॉडी में किडनीज करती हैं। किडनी के ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ओके, लास्ट क्लास में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताया था। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पर एक पेयर ऑफ किडनीज हैं हमारे अंदर और एक पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं। यहाँ पे गंदा ब्लड जो है इस ट्यूब से अंदर एंटर होता है, इसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब किडनी। आर्टरी वो आर्टरी जो हार्ट से गंदा ब्लड लेकर आपकी किडनी में जा रही है। यहाँ जाके किडनी में ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो प्योरीफाइड ब्लड होगा वो ये वाली ट्यूब के थ्रू, जिसका नाम है रीनल वेन, रीनल वेन से वापस हार्ट की तरफ जाता है। जबकि रीनल आर्टरी जो है गंदा ब्लड हार्ट से किडनी में लेकर आती है। उसके बाद ये जो फिल्टर होने के बाद, ब्लड छनने के बाद जो यूरिन बनता है, वो यूरिन इस ट्यूब से, जिसका नाम है यूरेटर्स, यूरेटर से नीचे आता है। फिर उसके बाद यहाँ जाके इकट्ठा होता है। ये आपको बताया था क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लैडर। और आखिर के अंदर ये ओपनिंग है, इसका नाम है यूरेथ्रा। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। रीनल वेन, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और उसके बाद ये किडनी को ऊपर से नीचे तक जब आप काटेंगे तो किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। किडनी का आउटर पोर्शन आपको बताया था रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर वाला पार्ट कहलाता है रीनल मेडुला। इसके अंदर ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम होता है पिरामिड्स। इनका नाम, ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है इनको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है और उसके अंदर, इधर देखें, ये ट्यूब है जहाँ से गंदा ब्लड अंदर जाता है, इसका नाम है रीनल आर्टरी। और फिल्टर होके वापस जाता है, इसका नाम है रीनल वेन। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं पिरामिड्स, इन पिरामिड्स में छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे मैंने बड़ा करके दिखाया है, इसका नाम है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है, ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन तकरीबन 1 मिलियन आपकी 1 किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपकी
किडनी का फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स आपस में मिलके पूरे के पूरे किडनी को कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरे किडनी में फिल्ट्रेशन का काम अंजाम देने के लिए ये नेफ्रॉन्स होते हैं। अब आगे सुने, किडनी का कलर आपका है रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर की आपकी किडनी होती है और आप ऐसे काटेंगे ऊपर से नीचे तो आपकी किडनी ऐसे दिखेंगी। उसके बाद ये नेफ्रॉन के ऊपर आ जाते हैं। ये नेफ्रॉन के अंदर इधर देखें, नेफ्रॉन के अंदर ये वाली जो ट्यूब होती है इसका नाम होता है आफरेंट आर्टीरियोल। इधर देखिए सब बच्चे, इसका नाम था इफरेंट आर्टीरियोल। ये बंच ऑफ कैपिलरीज का नाम होता है ग्लोमेरुलस। और ये छन्नी की तरह जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम होता है बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल है। ये चौड़ी जो ट्यूब है इसका नाम होता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये यू शेप जो ट्यूब है इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। और ये वाली जो ट्यूब है इसका नाम होता है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में ये आखिरी जो डक्ट है इसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ये आपका ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। अब इस नेफ्रॉन के अंदर आपकी बॉडी में नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं बच्चों? आपकी बॉडी में ब्लड के फिल्टर होने में या यूरिन बनने के 2 मेन स्टेप हैं। होते तो 3 हैं लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक मैं बता रहा हूं 2 स्टेप आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा स्टेप होता है कौन सा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मैंने आपको ये बताया कि बेटा अगर आपके पास एक ट्यूब है और आपके पास एक दूसरी ट्यूब है जिसका डायमीटर कम है, ये देखो ये ट्यूब ए है, ये ट्यूब बी है। ट्यूब ए का डायमीटर ज्यादा है, ट्यूब बी का डायमीटर कम है। अगर कोई लिक्विड ट्यूब ए से ट्यूब बी में एंटर होता है, अगर कोई लिक्विड ट्यूब ए से ट्यूब बी में एंटर होता है तो डायमीटर कम होने की वजह से इसकी वॉल पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ये जो ट्यूब हैं इनका डायमीटर ज्यादा होता है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं इनकी वॉल का डायमीटर कम होता है। तो कम होने की वजह से यहां जाके अंदर प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड आफरेंट आर्टियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है तो इसका डायमीटर कम होने की वजह से इसकी वॉल पे प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्रेशर यहां पर अंदर बढ़ने की वजह से ब्लड के ज्यादातर कंपोनेंट छन कर, फिल्टर होकर ये छन्नी की शक्ल में जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप घर में चाय छानते हैं, जैसे आप कोई चीज छानते हैं, इसी तरह से ये छन्नी की तरह है, कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल। तो ब्लड यहां पर जाके जब इसकी वॉल में प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड के ज्यादातर कंपोनेंट छन कर, फिल्टर होकर इस कप में आ जाते हैं। तो ब्लड का छन्ना इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर की वजह से, इसका नाम क्या है बच्चों? ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेंस कैप्सूल के अंदर, इसको ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं बच्चों। अच्छा, अब इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है ना, तकरीबन ब्लड की सारी चीजें फिल्टर होकर आ गई। देखो इधर, इसमें ब्लड के ज्यादातर कंपोनेंट इसमें छन कर नीचे आ जाते हैं। इसमें जो चीज फिल्टर नहीं होती, आरबीसी फिल्टर होकर नीचे नहीं आते, डब्ल्यूबीसी नहीं आता, फैट नहीं आता, प्रोटीन नहीं आता, बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल को छोड़कर एवरीथिंग इज फिल्टर आउट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फैट्स, प्रोटीन, बड़े बड़े से कंपोनेंट साइज के मॉलिक्यूल को छोड़कर, सेल्स को छोड़कर सब कुछ फिल्टर होकर आ गया। अब जो चीज फिल्टर होकर आई है उसमें वेस्ट चीजें भी हैं, आपने जो मेडिसिन ली होगी, दवाई है वो भी होगी, इसमें पेन किलर्स भी होंगी, और उसके अलावा पानी भी होगा, विटामिन्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड भी होंगे, यानी मिला जुला मिक्सचर होता है यहां पर। तो ये जब ब्लड फिल्टर हुआ तो फिल्टर होने को ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब सुनिए, आपको ही बताया गया था आपकी किडनी रोजाना कितना ब्लड फिल्टर करती है? 180 लीटर्स पर डे या 7.5 लीटर पर आवर या 125 ml पर मिनट।
आपकी किडनी रोजाना इतना ब्लड फिल्टर करती है। एक दिन में 180 लीटर, 1 घंटे में 7.5 लीटर, और 1 मिनट में कितना कितना 125 इतना ब्लड फिल्टर होता है। इस जो रोजाना ब्लड फिल्टर होता है, इसको एक लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, GFR। GFR स्टैंड फॉर क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जरा सुनो, जब यहां से जो चीजें फिल्टर होकर आ गई हैं उसके अंदर मिली जुली चीजें हैं यूजफुल और हार्मफुल, तो हमारी किडनी, हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि यूजफुल चीजें, पानी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो विटामिन, वो बॉडी के बाहर निकलें। तो इसलिए वो सारे कंपोनेंट अब नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से से एब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में लौटने लगेंगे। देखो इधर, यहां से K+, HCO3-, यहां से क्लोराइड आयंस, यहां से ग्लूकोज, यहां से विटामिन्स, यहां से अमीनो एसिड्स, ये सारे एब्जॉर्ब होंगे। और देखो यहां से Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, वाटर, Na+, Cl-। आपके ये वाली जो ट्यूब है इसका नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम PCT। इस ट्यूब का नाम क्या है? तो आपके नेफ्रॉन की PCT से और DCT से मोस्ट ऑफ द आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, वो सब एब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो यू शेप ट्यूब है ये खास है, इसका नाम है हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। इसका मेन काम क्या है? क्या चीज एब्जॉर्ब कराना है? पानी को एब्जॉर्ब कराना। सबसे ज्यादा पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो यहां से एब्जॉर्ब होता है, हेनलेज लूप से। इसलिए आपको बताया गया था, जो डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, जो डेजर्ट में एनिमल्स, डेजर्ट के स्पेशलाइज्ड एनिमल्स होते हैं, उनकी किडनी के अंदर अगर आप उनकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, उनके किडनी को स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे उनके अंदर ये वाला जो ट्यूब है, हेनलेज लूप, हमारे मुकाबले में लंबा होता है। उनका हेनलेज लूप हमारे मुकाबले में लंबा होता है। क्यों? डेजर्ट में पानी की स्कार्सिटी होती है, पानी की शॉर्टेज होती है, तो पानी को कंजर्व रखने के लिए खुदा ने उनको ये निजाम दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूरिन में कम पानी जाने देते हैं। तो इसलिए देखो, जैसे ही फिल्ट्रेशन यहां से हुआ, यहां से बहुत सारे आयन, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड्स, ये सब एब्जॉर्ब हो गए। यहां से पानी एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहां से सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हुआ, होते होते यानी पूरे नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों से कुछ ना कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं। इस अलग अलग हिस्सों से एब्जॉर्ब होना, सेलेक्टिव चीजों को एब्जॉर्ब होना, उसमें से पानी कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, आयंस कहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इस एब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में लौटने को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आपकी बॉडी में यूरिन बनने के दौरान, आपकी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन के स्टेप में सबसे अहम स्टेप ये वाला है, जिसका नाम क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आप इसको इस बात से समझिए, देखें, आपकी बॉडी ने एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर किया? 180 लीटर। लेकिन अगर गर्मियों, आजकल जून के अंदर गर्मी के दिनों में आपकी बॉडी से यूरिन एक्सपेल आउट हुआ कितना? तकरीबन 1 लीटर पूरे दिन में। अगर 180 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ किडनी ने, और यूरिन आपने बॉडी से एक्सपेल आउट किया 1 लीटर, बॉडी में रिटेन कितना हो गया? 179। तो ये जो 1 लीटर निकाला बॉडी से, इसमें वेस्ट निकल गया, तो वेस्ट निकला तो यहां पर ये पता चला ये क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन। और 179 बॉडी में रिटेन हो गया, तो इससे पता चला यहां पे पानी भी और आयंस भी बॉडी में रिटेन हो गया। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हमारी किडनी के 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं, एक्सक्रीशन, वेस्ट को निकालना, और ऑस्मोरेगुलेशन। तो यहां से इस 179 में पानी, ग्लूकोज, ये सब चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। आप जरा देखो इधर एक और बार, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहां से पहले फिल्टर होता है, फिर ये एब्जॉर्ब होकर वापस लौट जाता है कहां पर? आपको ये बात इधर देखो, ये आपने ऐसे ड्रॉ की होगी,
ये जो लिपटा हुआ होता है ब्लड वेसल, जो लिपटी होती है इसके अराउंड, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर इसमें पहुंच जाती है। इसको कहते हैं क्या, मैंने लिखवाया होगा शायद, क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा ब्लड वेसल्स हैं जो नेफ्रॉन के अराउंड कॉइल होती हैं, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाती हैं। अब जरा देखो एक और बात, पूरे नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों से कुछ चीजें एब्जॉर्ब होते रही और आखिर में जाके यहां पे पहुंच गया। देखो ये है कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे जाने के बाद मोस्टली चीजें एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन इस यहां जाके एक हार्मोन आता है, कौन सा, कौन सा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है ADH, इसकी फुल फॉर्म भी बताई होगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जाकर आपकी कलेक्टिंग डक्ट में से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी बच गया उस पानी को एब्जॉर्ब करा देता है। आजकल ये हार्मोन आपकी और मेरी बॉडी में ज्यादा निकल रहा है। देखो आपकी और मेरी बॉडी में आजकल ये हार्मोन हम सब के ब्लड में इस वक्त ज्यादा निकलता है। अगर ये हार्मोन किसी इंसान में कम हो जाए तो यहां पर आपकी बॉडी से यूरिन एक्सपेल आउट होगा। अगर ये हार्मोन कम रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, ये पानी जो एब्जॉर्ब होना था ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये पानी आपके यूरिन में रिलीज होगा, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, जहां पर आप 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सपेल आउट करते थे, ये बढ़कर 3 से 4, 5 लीटर पहुंच जाएगा, और विंटर्स में ये बढ़कर 5, 6, 7, 8 लीटर पहुंच जाएगा। जब किसी पेशेंट को बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगे और बार बार यूरिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा पानी लॉस होने लगे, इस बीमारी को नाम दिया जाता है क्या, कौन सी डायबिटीज, कौन सी, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की कमी से हुई है जोया, ADH। जो नॉर्मल वाली डायबिटीज जानते हैं जो किसकी कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, उसका नाम होता है डायबिटीज, कौन सी वाली, डायबिटीज मेलाइटिस। वो डायबिटीज मेलाइटिस है जो इंसुलिन की कमी से होती है, और जो डायबिटीज ADH की कमी से होती है उसका नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा आगे सुनो एक और बात, आपके ब्लड में शुगर या ग्लूकोज कितना होना चाहिए ध्यान, अब्दुल्ला, इसहाक, यूसुफ, कहकशा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू, अगर आप अपने फादर का, मदर का या अपना ब्लड शुगर चेक करके उनकी ग्लूकोज वैल्यू चेक करते हैं, शुगर की वैल्यू चेक करते हैं, कितनी आनी चाहिए फास्टिंग में बगैर कुछ खाए सुबह मॉर्निंग में, जी बताएं। वो ग्लूकोज की वैल्यू खून में, ब्लड में कितनी होनी चाहिए बच्चों, इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल लोगों में कितनी, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये फास्टिंग की वैल्यू बता रहा हूं, बिना कुछ खाए, नहार मुंह सुबह के बाद बिना कुछ खाए, उसकी वैल्यू जो होगी वो 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग बगैर कुछ खाए, ये वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपके फादर, आपकी मदर, घर का कोई मेंबर सुबह मॉर्निंग में बगैर कुछ खाए उनका ब्लड शुगर वैल्यू है 140, 150 आ रही है, इसका मतलब उनको ये वाली प्रॉब्लम है, कौन सी, डायबिटीज मेलाइटिस है। देखें अगर डायबिटीज मेलाइटिस है इसका मतलब ब्लड शुगर ज्यादा है। देखो उधर, अगर ये 150, 160, 170, 180 तक है, 180 तक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये यहां से जब फिल्टर होगा तो ग्लूकोज यहां फिल्टर हो जाएगा, लेकिन वापस इसको एब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 200 से पार कर, 180 से पार करती है, 200 है, 250 है, तो ये जो ग्लूकोज यहां से एब्जॉर्ब हो रहा था वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि कहां निकलेगा, आपकी यूरिन में आएगा। जिस पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज आने लगे, जो नहीं आना चाहिए, यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है, इस एबनॉर्मल कंडीशन का नाम होता है क्या, क्या कहते हैं, ग्लाइकोयूरिया।
अगर प्रोटीन आने लगे उसको कहते हैं एल्बुमिन यूरिया, अगर पस आने लगे तो इसको कहते हैं पाई यूरिया, अगर ब्लड आने लगे, आरबीसीज आने लगे तो इसको कहते हैं हिमैट यूरिया। ये अलग अलग कंडीशन है यूरिन में अबनॉर्मल फैक्टर्स का मौजूद होना, यूरिन में वो चीजें आना जो नहीं आनी चाहिए थी, आरबीसीज आने लगे, डब्ल्यूबीसीज आने लगे, पस आने लगे, प्रोटीन आने लगे, ये सारे अबनॉर्मल कंडीशन हैं। तो ये अगर, और ज्यादातर ये कंडीशन उन लोगों के अंदर होती है जो डायबिटिक होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, इधर देखें, अगर हमारे नॉर्मल लोगों का यूरिन का सैंपल एक बीकर में रखा जाए, द यूरिन हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एक ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड शुगर काफी दिनों से, काफी टाइम से 400, 350, 400 के आसपास रहता है, तो वो ब्लड शुगर, उनका यूरिन का सैंपल आप देखोगे, वो यूरिन का सैंपल होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट का मतलब हेजी होगा, धुंधला होगा। इसका मतलब यूरिन में वो चीजें भी आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। इसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है, फाइनली क्या होता है, ऐसे इंसान के किडनी खराब हो जाते हैं, रीनल फेलियर। बहुत बार डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब हो जाता है। समझ आ गई बात? अच्छा, तो एक तो है रीनल फेलियर हो जाता है, और एक और कंडीशन है, एक आपने सुना होगा रीनल कैल्कुलाई, सुना है नाम? रीनल कैल्कुलाई, रीनल का मतलब किडनी, कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन्स। किडनी में जो स्टोन हो जाए, जिसको आम जबान में पथरी कहते हैं, अगर किसी इंसान के अंदर रीनल स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, तो यहां पर बहुत ज्यादा जैसे सुई चुभाने वाला, आपकी बॉडी में कोई बहुत बड़ी नीडल चुभा रहा है, इतनी जबरदस्त दर्द होता है, दैट्स, इसको रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। पेन पीछे से स्टार्ट होकर आगे ले एंटीरियर साइड की तरफ जाता है और बर्दाश्त से बाहर पेन होता है, इतना जबरदस्त पेन होता है ऐसे इंसान में जिनको ये प्रॉब्लम आती है रीनल कैल्कुलाई की। तो ये कैल्कुलाई है क्या, पथरी होती क्यों है, उसकी वजह अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी में स्टोन्स क्या हैं, तो आप बताना कि कैल्कुलाई, जो किडनी में स्टोन्स हैं वो क्या हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्या, आप केमिस्ट्री में सुनते हैं ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, केमिस्ट्री में सुना है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे आपने सुना होगा लाइम वाटर के अंदर जब CO2 पास कराई जाती है तो उसमें प्रेसिपिटेशन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये कैल्शियम ऑक्सलेट, बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट आपने लिया और आपकी किडनी ने इसको रिटेन कर लिया, नहीं निकला, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट एक हार्ड मास की इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टोन कहते हैं, जिसको हम पथरी कहते हैं। मेरी बात समझ आई? ये पथरी, रीनल स्टोन्स किडनी के अंदर जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के प्रेसिपिटेट को कहते हैं। अगर किसी, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए किसी पर्सन की ये यहां पर आ गया या यहां पर है, यहां पर है, तो उसकी वजह से अगर इसका साइज बड़ा होता है तो कई बार इधर देखिए, डॉक्टर अलग अलग टाइप की मेडिसिन आपको, एक सीरप लाइक आता है, नीरी नाम से एक दवा आती है, वो दवा लेने से ये घुलकर यूरिन में निकल जाता है पेशेंट का। अगर नहीं निकल रहा तो इसके लिए लेजर से इसको क्रश करते हैं, चूरा कर देते हैं और वो यूरिन में निकल जाता है। या तो आप इसको क्रश करके यूरिन में निकाल दीजिए या कोई दवाई से इसको डिसॉल्व करा दीजिए, ये तरीका होता है। तो दिस इज कॉल्ड द रीनल कैल्कुलाई, दिस इज कॉल्ड द रीनल कैल्कुलाई, जिसमें ये कैल्कुलाई जो है वो निकल जाता है। लेकिन आप बच्चों एक और कंडीशन है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब किडनी का खराब हो जाना। अगर किसी इंसान की किडनी डैमेज हो गई, रीनल फेलियर हो गया, तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। रीनल फेलियर के केस में वी हैव द टू ऑप्शंस। एक कंडीशन आप बच्चे जानते हैं, दोनों कंडीशन बहरहाल आपने सुनी होंगी। पहली है कौन सी, कोई पेशेंट है जिनका किडनी खराब हो चुके हैं, जिनके दोनों किडनी डैमेज हो चुके हैं, तो उनके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन होता है कौन सा, डायलिसिस। डायलिसिस सुना है ना, हीमोडायलिसिस। और दूसरा ऑप्शन होता है रीनल ग्राफ्टिंग।
ये दो ऑप्शन हैं, हीमोडायलिसिस एंड रीनल ग्राफ्टिंग। पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आपकी बॉडी में ब्लड को छानने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम आपकी किडनी कर रही थी, लेकिन जब किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो आपको उस पेशेंट को एक डायलिसिंग सेंटर में ले जाना होता है। वहां डायलिसिंग सेंटर में ले जाने के बाद उस पेशेंट की बॉडी के ब्लड को एक मशीन से गुजारा जाता है। सॉल्यूशन होता है, उससे मशीन जो है वो मशीन उस पेशेंट के ब्लड को उस सॉल्यूशन से पास करा के वापस वो ब्लड बॉडी में डाला जाता है। यानी जो काम उसकी बॉडी में एक छोटी सी किडनी कर रही थी वो एक मशीन करती है, और मशीन से करने के बाद ये ब्लड वापस फिल्टर होके वापस बॉडी में लौटा दिया जाता है। इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। आमतौर पर सबसे कॉमन जो तरीका है किडनी डैमेज होने के बाद वो हीमोडायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस, या किसी पर्सन की किडनी काम कर रही है, पार्शियली वर्क कर रही है, पार्शियली वर्क नहीं कर रही, तब भी आपको डायलिसिस करना होता है। लेकिन डायलिसिस, जिन लोगों का डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है, आमतौर पर देखा जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मान लीजिए किसी पर्सन का डायलिसिस 1 महीने में एक बार डायलिसिस हो रहा है, तो मुमकिन है कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो 20 दिन में करना पड़ेगा, फिर 15 दिन में होने लगेगा, फिर उसके बाद 10 दिन में होने लगेगा, फिर 1 वीक में एक बार होने लगेगा, फिर इसके बाद होगा वीक में 2 बार होगा, फिर आखिरी स्टेज ये होती है कि आपको हर अल्टरनेट डे पेशेंट का डायलिसिस कराना पड़ता है। ये बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है। तो वंस द डायलिसिस स्टार्ट्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ये डायलिसिस धीरे धीरे बढ़ता जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो डायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर खून को, ब्लड को छानने का, फिल्टर करने का काम जो बॉडी के अंदर चल रहा था वो आपको बॉडी के बाहर मशीन से करना होता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हीमोडायलिसिस। अब आगे सुनते हैं, एक डायलिसिस के अलावा एक दूसरा ऑप्शन है रीनल ग्राफ्टिंग, जिसको आम जबान में कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। बच्चों इधर देखो, आमतौर पर जो किडनी ट्रांसप्लांट है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमेना। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, ये डिफिकल्ट टास्क होता है। इट्स नॉट एट ऑल इजी। क्यों आसान नहीं है? अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी रिलेटिव की किडनी डैमेज हो गई, खराब हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि डायलिसिस मतलब इनकी ट्रांसप्लांट होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा। अगर आप अपना किडनी उनको डोनेट करते हैं, किसी पेशेंट को अपना किडनी डोनेट करते हैं, यूजुअली देखा जाता है जिस पर्सन की बॉडी के अंदर आप किडनी ट्रांसप्लांट करके लगवाते हैं उसके इम्यून सिस्टम को, उसकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और इम्यून सिस्टम होता है, उसको ये पता चल जाता है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये मेरा सेल नहीं है, ये मेरा ऑर्गन नहीं है। उसकी बॉडी को ये पता चल जाता है ये मेरा ऑर्गन नहीं है। जब उसको ये पता चला ये मेरा ऑर्गन नहीं है, तो उसकी बॉडी, उसके वाइट ब्लड सेल्स उस ऑर्गन को अपना दुश्मन मानते हैं, हमला, और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसकी वजह क्या होती है, वो ऑर्गन जो आपने ट्रांसप्लांट करवाया वो 1-2 दिन स्टार्टिंग में काम करेगा, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, और काम करना जब बंद कर देगा तो इसके बाद क्या होगा, डॉक्टर्स कहते हैं ऑर्गन रिजेक्ट हो गया। ऑर्गन रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्शन से बचाने के लिए अगर हम चाहते हैं ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए ऑर्गन डोनेट करने वाले और ऑर्गन लेने वाले के बीच में क्लोज ब्लड रिलेशन होना जरूरी है। जितना ब्लड रिलेशन करीब होगा उतने रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। बात समझ आई? यहां तक सबको क्लियर है?